बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, आई वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोर्ट्स एंड फैक्ट्स। तो जैसे कि मैंने बोला था कि केवीएस और एनवीएस से इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी हमारे वीडियोस अगले में आने वाले हैं या जो भी उससे रिलेटेड आप लोग के प्रिपरेशन रहेंगे, क्योंकि टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम दे चुके हैं और टीयर 3 में जो आपका होने वाला है इंटरव्यू, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस पूरे सीरीज में मैं अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग टीचरों से, जो करंटली केवीएस और एनवीएस में काम कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को और इंटरव्यूज में क्या पूछे जाते हैं, क्या आपका ड्रेस कोड रहना चाहिए, किस तरीके से आपका बिहेवियर रहना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड, उन टीचरों से रिलेटेड मिल के मैं उनके एक्सपीरियंसेस उनसे बातचीत करेंगे और इस सारे वीडियोस में उन सब चीज़ों को कवर करेंगे, जिससे आपको एक बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि वो जो टीचर्स हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग केवीएस इंटरव्यू को देख के आ चुके हैं और केवीएस इंटरव्यू फेस करके आ चुके हैं, और आज उन एग्जाम्स को क्रैक करके, उन इंटरव्यूज को क्रैक करके केवीएस एनवीएस में जॉब कर रहे हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा आपको एडवांटेज और कितना बड़ा फायदा आपको इससे मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू, मैं पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ इंटरव्यू क्या होता है और क्या सिलेक्शन रेशियो होता है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि इंटरव्यू जरूरी है या नहीं, इंटरव्यू जरूरी क्यों होता है, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमने तो रिटर्न में अच्छा किया। तो ये इन सारे सवालों को मैं आज इनका आंसर करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, और इसी तरीके से जो हमारा आने वाला सीरीज होने वाला है, बैक टू बैक एक अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, हर सब्जेक्ट का मैं एक इंटरव्यू अलग अलग टीचरों का एक्सपीरियंस लेके आपके पास आने वाला हूँ। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, और इसी तरीके के अलग वीडियोस को देखने के लिए, अलग वीडियोस के हमारे चैनल में जितने भी वीडियोस आते हैं उनको देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा के रख लें, और बाकी दूसरों के साथ भी इसको शेयर कर लें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर आपने केवीएस या एनवीएस का रिटर्न एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया है, जो टीयर 1 और टीयर 2, तो क्या सबसे बड़ा जो सवाल आपके मन में आता है वो क्या आता है कि इंटरव्यू इंटरव्यू के मामले में अब इंटरव्यू कैसे क्लियर करें। ये सवाल सबके मन में आता है कि इंटरव्यू, अब अगर हम बाई अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू कैसे क्लियर करेंगे, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है, ये सवाल आप सबके मन में आ रहा होगा अभी। तो उसी से रिलेटेड इसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर उस जैसे ही ये इंट्रोडक्टरी वीडियो खत्म होगा, उसके बाद आपका सीधे इंटरव्यू स्टार्ट होगा अलग अलग टीचर्स का। तो अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स के साथ वो इंटरव्यू वीडियो स्टार्ट होगा। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी बेसिक सा पार्ट है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उसके बाद सीधे हम इंटरव्यूज में जाएंगे। तो उन सबको जानने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर सबसे डेंजरस चीजें अगर हम मानी जाती तो वो डेंजरस चीजें क्या है कि इंटरव्यू के बारे में जो गलत मिथ्स हैं आपके, कि इंटरव्यू के बारे में क्या अलग अलग जो गलत मिथ्स हैं, जैसे कि इंटरव्यू में रिटर्न एग्जाम अच्छा हो गया है तो इंटरव्यू कुछ भी करे तो चलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर रिटर्न एग्जाम हुआ है, रिटर्न एग्जाम अच्छा हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है आपकी, लेकिन इंटरव्यू इंटरव्यू एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंटरव्यू एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अ, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि क्योंकि देखिए, आप सिलेक्शन रेशियो देखेंगे, आप जो है वो 1:3 रहता है। अगर मान लीजिए इसका मतलब है एक सीट पर मिनिमम थ्री इंडिविजुअल्स होंगे एक सीट पे। तो मान लीजिए तीनों के तीनों ही स्ट्रांग हुए और तीनों के तीनों के ही बराबर मार्क्स हैं, तो उस कंडीशन में इंटरव्यू डिसाइडर होता है। इंटरव्यू डिसाइडर होता है कि इंटरव्यू में जो, मान लो कि आप अकेले हैं और आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो इसका मतलब आप बाकी दो कैंडिडेट से बेहतर निकलेंगे और उनको पीछे कर सकते हैं इंटरव्यू के मार्क्स से। तो ये बहुत लोगों के मन में रहता है, ये जो मिथ है बहुत लोगों के मन में रहता है। तो ऐसा नहीं सोचना है। तो इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपका रिटन एग्जाम जरूरी था। दूसरी बात दूसरी बात, इंटरव्यू में क्या स्पेशली देखा जाता है, इंटरव्यू क्या होता है एक्चुअली, अगर हम पूछे तो मेन है आपका, अभी रिटर्न जो नॉलेज था वो उन्होंने चेक कर लिया, लेकिन मेन है आप क्या, आप टीचर वाकई में टीचर बनने लायक है, क्या आपके अंदर वाकई में वो सारी टीचिंग की क्वालिटीज है। तो आपका बिहेवियर का, टीचिंग स्किल्स, ये चीज वो मेनली इंटरव्यू में असेस करने की कोशिश करते हैं। और आपका ओवरऑल पर्सनालिटी असेसमेंट, जब भी अब जब आगे जो वीडियोस देखेंगे, जो टीचर्स बताएंगे, वो बताएंगे कि एक पैनल में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये सारी चीजें वो बताएंगे। और सबसे बड़ी चीज, सिलेक्शन में वेटेज।
इंटरव्यू की वजह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, 3 के 3 अगर बराबर कैंडिडेट्स आ जाएँ, तो इंटरव्यू बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो सिलेक्शन में जो वेटेज है, वो आपका इंटरव्यू देगा। तो ओवरऑल इंटरव्यू क्यों ज़रूरी है? इंटरव्यू के क्या मिथ्स हैं और क्या सिलेक्शन रेशियो है? इस चीज़ में मैंने आपको अभी ये चीज़ बताया। और बाकी जितने भी इंटरव्यू से रिलेटेड, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इंटरव्यू में आपका ड्रेस कोड क्या होगा, और इंटरव्यू में किस तरीके से आपको बिहेव करना है, क्या क्या छोटी-मोटी गलती जो आप करते हैं, उन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें अभी आपको वीडियो में मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम वीडियो की ओर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट्स एंड फैक्ट्स पे। तो जैसे कि ये जो वीडियो है वो केवीएस इंटरव्यू के रिगार्डिंग है। आप सब जितने भी बच्चे, आप सब ने टियर 2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उन सब के लिए इंटरव्यू से रिलेटेड ये वीडियो है। आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा, आपको एक गाइड मिलेगा, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं इंटरव्यू में किस तरीके से आपको फेस करना है। तो ये डेली एक सीरीज़ चलेगा। हर दिन एक नए टीचर के साथ, एक नए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपको मिलेगा, और जिसके वजह से आपको एक बहुत ही ज़्यादा, एक ये बोल सकते हैं कि फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि रियल टाइम एक्सपीरियंस, रियल टाइम टीचर्स के साथ आपका ये जो वीडियो है उनके साथ है। और वो जो सारे टीचर्स हैं वो अभी करंटली केंद्रीय विद्यालय में जॉब कर रहे हैं या तो नवोदय विद्यालय में जॉब कर रहे हैं। ये उन सारे टीचरों से रिलेटेड है। तो आज जो हमारे समक्ष, जो हमारे आगे बैठे हैं, वो कमलेश चंद्राकर, पीआरटी म्यूज़िक, जो अभी केंद्रीय विद्यालय हिंजली कट में कार्यरत हैं। और आज उनका एक्सपीरियंस लेंगे, उनसे पूछेंगे किस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू फेस किया था और किस तरीके से उनको फ़ायदा हुआ, क्या क्या उन्होंने टिप्स लिए थे, क्या किस तरीके से तैयारी की थी, और अभी फ़िलहाल कंडीशन में जो वहाँ पे काम कर रहे हैं किस तरीके से वो अपना एक्सपीरियंस सब कुछ बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे पहले मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने हमारी वीडियो के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सर। तो मैं सर से जो सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा कि सर, अभी आप केंद्रीय विद्यालय में एज ए पीआरटी म्यूज़िक काम कर रहे हैं, और जैसे हम सब देख ही रहे हैं बच्चे बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, एक नया चेंज आ रहा है। तो आपका क्या लग रहा है, आपको क्या एक्सपीरियंस लग रहा है सर? अभी इतने साल आपने जो काम किया, अभी हम 2023 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आए थे, आपको किस तरीके से क्या काम करके यहाँ पे कैसा क्या लग रहा है सर आप? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और पहले तो मैं सर को शुभकामनाएं दूंगा कि इन्होंने जो इंटरव्यू के लिए बच्चों के तैयार करने का जो फ़ैसला लिया है वो बिल्कुल सही भी है, और आप सबको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस वीडियो से। सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ जो होता है एक किसी कैंडिडेट के पास, वो एक सब्जेक्ट से ही आता है, और सर ने जनरल क्वेरीज़ आप सभी का सॉल्व किया ही होगा। तो हम अपने अपने सब्जेक्ट्स को लेके कुछ जो डाउट आपके मन में चल रहा होगा वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस चैनल के लिए, और आप भी ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें इस पर। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन मैंने 2024 में ज्वाइन किया, और अभी फ़िलहाल ये है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ काम करके, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, और एक नया एक्सपीरियंस है जो आप में से बहुत से बच्चों को होगा अभी इंटरव्यू के बाद। तो सर वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो चलिए बच्चों, अभी जिस चीज़ का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सर का इंटरव्यू जर्नी हम जानेंगे आज कि किस तरीके से सर ने इंटरव्यू को फेस किया था। तो सर, मैं आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछता जाऊँगा, आप उसका आंसर कीजिएगा, जिससे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एक बार फिर से स्वागत है सर आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स एंड फैक्ट्स में। ओके, तो सबसे पहले सर मैं आपके पर्सनल जर्नी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपने किस तरीके से केवीएस और एनवीएस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी। सिर्फ एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इंटरव्यू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। केवीएस एनवीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपने किस तरीके से की थी और क्या फ़ायदा हुआ आपको? जी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपना जो प्रिपरेशन था वो सेल्फ स्टडी के द्वारा पूरा किया था, और मैंने कोई भी कोचिंग और कहीं से भी बाहर से सपोर्ट नहीं लिया था। अरिहंत का एक बुक आता है और यूजीसी नेट का जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, तो बच्चे उससे प्रिपेयर करते हैं, तो मैंने भी देख के उससे किया प्रिपेयर। और फिर एक्सपीरियंस ऐसा था मेरा कि मैंने यूजीसी नेट के लिए भी तैयारी किया था सर, तो वहाँ से बहुत कुछ क्लियर हो गया था। वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, वहाँ पे बहुत बड़ा सिलेबस है, तो केवीएस उससे अंदर का ही पूछा। और आपके लिए सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आपने ग्रेजुएशन किया होगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी मिनिमम वही है। तो क्वेश्चन सारे ग्रेजुएशन बेसिस ही आते हैं, कोई अलग से कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते, तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू आराम से कर सकते हैं पूरा। और बाकी अगर हेल्प चाहिए तो सर जैसे हैं यूट्यूब पे जो फ्री में सच में इतना अच्छा पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को।
धन्यवाद सर अपना जर्नी बताने के लिए। तो जैसे कि बच्चों आपने देखा कि सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है और बहुत सारे ऐसे फ्री कंटेंट हैं जहाँ से आप ये कर सकते हैं। उसके बाद सर मैं आपसे दूसरा कुछ सवाल ये पूछना चाहूँगा कि रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो आपका स्ट्रेटेजी था, एक तो आपने सेल्फ स्टडी बताया और आपने तैयारी उस तरीके से की। रिटन एग्ज़ाम के लिए मतलब आप किस तरीके से रिटन एग्ज़ाम में बैठेंगे, रिटन एग्ज़ाम में क्या आपका अप्रोच रहेगा, एक बार ज़रा 1-2 मिनट में आप उसको बता दीजिए, क्योंकि लगभग भी क्वेश्चन वही सेम ही है। जी जी सर, रिटन एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले तो मैंने खुद का नोट्स बनाया था, जो कि बहुत मैंडेटरी है। आपको खुद से आपका नोट्स बनाना है, प्रॉपर तैयारी करना है, नोट्स पे ही अपने सारा चीज़ रखिएगा। दूसरा चीज़ ये कि वहाँ पे MCQs क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बहुत डीपली चीज़ें नहीं पढ़नी है, बेसिक फैक्ट फिगर आपको याद करने हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि सारा सिलेबस ग्रेजुएशन से है, इसलिए आपको कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगा, किसी भी चीज़ को करने में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी सर। सो क्या ये चीज़ सर ये इंटरव्यू में मदद करेगा, ये जो रिटन एग्ज़ाम का जो तैयारी है? जी बिल्कुल सर, सिलेबस सेम रहता है, इंटरव्यू में भी उसी सिलेबस से ही पूछा जाता है। तो आपको अगर रिटन एग्ज़ाम आपका अच्छा गया है तो आप मान के चलिए कि 50% आपका इंटरव्यू का तैयारी वैसे ही हो गया है। ओके ठीक है। तो बच्चों आपको रिटन एग्ज़ाम अगर आपका अच्छा हुआ है तो वो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चों, फिर अब हम अपने इंटरव्यू वाले पार्ट में आते हैं कि सर का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था सर आपका इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले और इंटरव्यू में वो एक रात पहले, इंटरव्यू के जितने भी दिन आपको तैयारी के मिले थे उससे पहले क्या एक्सपीरियंस था और किस तरीके से आपको डर लग रहा था कि नहीं लग रहा था, ये सारी चीज़ें एक बार हमारे बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए सर। जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू था, तो ऑब्वियसली मैं बहुत डरा हुआ था, डर लगता है, बहुत पैनिक कंडीशन था मेरे लिए। पर मेरा इंटरव्यू हुआ था सर कोलकाता रीजन में, फोर्ट विलियम केंद्रीय विद्यालय पे। बहुत बड़ा और हाँ, बहुत बड़ा केवी है बहुत, और वहाँ पे पैनल भी बहुत अच्छे आए थे। टोटल 5 दिन केंद्रीय विद्यालय में म्यूज़िक सब्जेक्ट का इंटरव्यू चला था, जिसमें मेरा सेकंड डे 2 पे था। और अराउंड 500 to 600 कैंडिडेट वहाँ अपीयर हुए थे। और सबसे पहले तो अगर मैं एंट्री से बताऊं तो पहले हमने एंट्री किया, पहले वहाँ पे अपना सारा बायोडाटा गेट पे ही वो जमा करवा लेते हैं, वो सब बायोडाटा फॉर्म भरवा लिए। अभी सर और मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इस फॉर्म का क्या बोलते हैं वो बायोडाटा फॉर्म था, अभी याद आ गया सर। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने सब जमा करवाने के बाद हमें अपना फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने थे वहाँ पे वो सबमिट करवा लिए थे। उसके बाद फिर हम अंदर गए, हमें वेटिंग रूम पे बैठाया गया। वहाँ पे फिर हमें एक और बायोडाटा फॉर्म दिया गया सर, जो पहले गेट पे जो भरा गया था वो बेसिक डिटेल थे, लेकिन ये बायोडाटा फॉर्म था, ये पैनल के पास गया था वहाँ पे। अच्छा। और उस समय हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मोबाइल और ये सब नहीं थे, तो ये भी कि नहीं कि हम ऑनलाइन किसी चीज़ का सहारा ले लें कि कुछ करके आए हम पहले से प्रिपेयर। वो बिल्कुल रॉ रहता है, वो आपको खुद से ही वहाँ भरने हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, बायलैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, आप डाल सकते हैं वहाँ पे। और वो बायोडाटा फॉर्म जो है वो पैनल के पास सामने पे रहता है, जो आप पहले भरे होते हो। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आप वहाँ पे वही चीज़ भरें जो आपको आता है, जो आपको सच में आपको पसंद है। ऐसा ना हो कि वो आप भरे कुछ और हो, वहाँ जाके बता कुछ और है, तो पहला दिक्कत वहीं से शुरू हो जाता है सर। जी, ये बहुत ज़रूरी था और जिसकी वजह से उसको फ़ायदा होगा। तो आप लोग को पता रहेगा कि गेट के सामने ही जाने से पहले आपको क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, फॉर्म को किस तरीके से भरना है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो ये आपको कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी ही बता सकता है। तो ये जैसे कि चल रहा है हमारा PRT म्यूज़िक, तो जितने भी हमारे म्यूज़िक के साथी हैं, जितने भी हमारे म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं, वो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से होता है। तो चलिए चलते हैं। अब मैं पूछूंगा जो रूम के अंदर क्या रहता है और उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में क्या रहता है, वो सारे क्वेश्चंस मैं अभी सर से पूछूंगा। तो सर मुझे बताइए, ये थोड़ा जल्दी बताइएगा सर। बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं जो, लेकिन बच्चों को जानने का वो रहता है, बहुत उनको एक इंटरेस्ट बोल लीजिए रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है एक चीज़। तो सर कितने पैनल मेंबर्स होते हैं वहाँ पे सर? मेरे पे 6 पैनल मेंबर थे, जिसमें से 2 सब्जेक्ट नॉलेज के थे और बाकी 2 वहाँ के प्रिंसिपल थे आसपास के स्कूल्स के, और बाकी 2 का मुझे नहीं आइडिया सर वो क्या थे। जैसे कि सर ने बोला 2 का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन देखिए आइडिया मुझे भी नहीं, लेकिन जहाँ तक जितना मैंने अपने टाइम पे तैयारी किया था, ठीक है, उस टाइम पे मुझे ये लगा था कि जो 2 आपके रहेंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, जैसे सर ने बताया, वो बिल्कुल आप पे बैक टू बैक क्वेश्चन पूछेंगे आपके, और 2 रहेंगे जो, या 1 रहेगा उनमें से जो बिल्कुल साइलेंट रहेंगे, वो सिर्फ देखेंगे आपको। तो जहाँ तक है वो जो
जो मेरे नॉलेज से है और जितना मैंने जाना है, वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वो आपके बिहेवियर पैटर्न्स को स्टडी करते हैं उसके अंदर, कि आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका ड्रेस कोड क्या है। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज, ड्रेस कोड, इस पर हम बात करेंगे आगे, उस पर आएंगे। तो सर अगला जो मेरा सवाल है आपसे कि कितने ड्यूरेशन का एक बेसिक जो इंटरव्यू रहता है, आप जो जाते हैं, कितने ड्यूरेशन का रहता है? सर मेरा ड्यूरेशन तो वैसे 15 से 20 मिनट था, और बेसिक जो एवरेज ड्यूरेशन बाकी कैंडिडेट्स का था वो लगभग सेम ही था। ऐसा मुझे पता चला था बाद में कि लास्ट के समय पे वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को सॉर्ट कर रहे थे। 5 से 10 मिनट में वो एक एक कैंडिडेट को लास्ट में समय दे रहे थे। लेकिन डे के शुरू पे मेरा, क्योंकि शुरू में ही था, शुरू के 1-2 घंटे पे ही मेरा इंटरव्यू आया था, तो मुझे तो टोटल 15 से 20 मिनट लगा था इंटरव्यू पे सर, अंदर पैनल में। तो सर हम ये मान के चलें कि जो स्टार्टिंग में होते हैं उनमें, क्योंकि उनके माइंड भी एक्टिव रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल। और जैसे जैसे टाइम ढलता जाता है तो वो जल्दी जल्दी निपटाते जाते हैं उस चीज़ को। भूख भी लगता है, और सबके साथ यही है। क्योंकि मैंने देखा है कि लंच आने वाला था, तो उनका जो लास्ट के कैंडिडेट्स रहते हैं उनका जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। ह्यूमन नेचर है। लंच के बाद जैसे शुरू होता है उस पर फिर वो लंबा टाइम खींचते हैं। तो ये डिपेंड करता है लक पे। लेकिन जो मेजरिंग, जो असेसमेंट वाला पार्ट रहता है, वो तो है। हाँ, वो तो सबको समय अपना जितने समय पे करना वो कर लेते हैं। तो किसी गलतफहमी मत रहिएगा कि आपका लास्ट में रहे, तो लक की कोई बात नहीं, आपको पूरी तैयारी करके ही जानी है। बिल्कुल। सर अब जो है क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूँ वो बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, और सबको जानने का वो बहुत ज़्यादा रहता है कि क्या क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे गए जिससे कि हमारे जितने भी म्यूज़िक वाले, जितने भी हमारे दोस्त साथी स्टूडेंट्स जो भी जाएंगे इंटरव्यू फेस करने, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि बेसिक क्वेश्चंस क्या रहते हैं, क्या क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं वहाँ पे, और आपको उनको किस तरीके से आंसर करना है। जी, सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन उन्होंने, पहला क्वेश्चन जो पूछा मुझसे वो ये था, जैसे मैं आपने पहले ही बताया मैंने आपको, कि वो बायोडाटा फॉर्म सामने रखे होते हैं, तो उस पर मैंने लिखा था कि मैंने वायलिन भी सीखा है और मैं वायलिन प्ले करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन सर वहीं से था, डायरेक्ट क्वेश्चन, कि वायलिन में कितने स्ट्रिंग्स होते हैं। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल पहला क्वेश्चन स्ट्रिंग से, क्योंकि मैंने सब इसीलिए आप सभी को पहले बता दिया कि बायोडाटा फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से। हाँ, पहला क्वेश्चन ही मेरा वो था। अमूमन इंट्रोडक्शन के लिए बोला जाता है, और मैं तैयारी भी सर बहुत अच्छे से करके गया था उस चीज़ की। पर हुआ ये कि वो क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा गया, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे बायोडाटा फॉर्म से पूछा गया कि वायलिन में कितने स्ट्रिंग्स होते हैं, वायलिन कैसे बजाया जाता है, कौन वायलिन का इजाद किया है, और वायलिन कौन से घराने का, मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी में आता है, विंड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये वायलिन से रिलेटेड पहले शुरू के बेसिक क्वेश्चन थे मेरे से। तो मतलब हम ये मान के बिल्कुल ना चलें कि सर हम गए हैं तो हमसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाए। बिल्कुल नहीं। तो देखिए बच्चों, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, रैंडमली कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, ये आप लोग सब लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसा हो सकता है। सर अब एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि वर यू आस्क्ड टू गिव अ डेमो टीचिंग, क्या आपको डेमो टीचिंग से रिलेटेड कुछ ऐसा बताया गया था कि आपको डेमो टीचिंग देना है? क्या आप इससे रिलेटेड कुछ बताना चाहेंगे? जी, वैसे तो मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि म्यूज़िक खुद में ही एक डेमो है। आप जान रहे हैं कि वो करके ही दिखाना पड़ता है, वो प्रैक्टिकल चीज़ है, उस पर कोई भी थ्योरी का काम नहीं है। तो मुझे डेमो के लिए तो नहीं बोला गया था, वो मुझे डायरेक्ट बोला था कि आपने क्या तैयारी किया है, आपने वोकल पे क्या तैयारी किया है, आप गा के बताइए। तो पहले मैं गज़ल गा के उनको बताया था, उसके बाद फिर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स का पूछा कि आपको और क्या इंस्ट्रूमेंट आता है, तो फिर मैंने तबला बजा के उनको दिखाया, मैंने हारमोनियम बजा के दिखाया, और वहाँ पे 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलेंगे। और एक बेसिक चीज़ सर और मैं क्लियर करना चाहूँगा सभी को, कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएँ, आप अपना इंस्ट्रूमेंट लेके जाएं, क्योंकि आपको अपने इंस्ट्रूमेंट पे एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है और मैं इस पर अच्छा परफॉर्म कर लूँगा, क्योंकि वहाँ कैसा इंस्ट्रूमेंट रहेगा किसी को पता नहीं। पर सर हुआ हमारे साथ ये था, जब मैं ट्रेन में था, जब मैं निकल गया था, तब मुझे बीच ट्रेन में मुझे ये पता चला था कि अपना इंस्ट्रूमेंट वो अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए आप पहले से सिक्योर हो जाइएगा। वो मैंडेटरी जो प्रिकॉशन वो देते हैं, वो पहले से मेमोरेंडम सारा चीज़ रहता है, वो आप पढ़ के जाइएगा, उस पर लिखा होता है कि आपको अपना इंस्ट्रूमेंट कैरी करना है या नहीं करना है, तो वो चीज़ ज़रूर से देखिएगा। और सर बस उन्होंने मुझे डेमो के लिए तो नहीं बोला, पर उन्होंने यही आपका डेमो था? यही मेरा डेमो था, और म्यूज़िक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो एक आप समझ रहे हैं कि वो डेमो एक तरीके से देखा जाए तो आप स्कूल में, विद्यालय में आप इसीलिए हायर किए जा रहे हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो जो आपको इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए बोला जाता है वही, या आपको जो अगर वोकल है तो वोकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही आपका डेमो है, क्योंकि आप एक तरीके से उसी को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी में से आपका असेसमेंट हो जाएगा। और एक चीज़ जो सर ने बहुत ज़रूरी बताया कि जो पर्सनल इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं, क्योंकि कई मायने में रहता है कि पर्सनल इंस्ट्रूमेंट में आपके हाथ सेट है, तो आप वहाँ पर जाके ऑब्वियसली आप अपना बेस्ट ही देंगे।
इसीलिए वो क्योंकि आप केवीस में जब जाएंगे, केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे, जैसे कि सर भी अभी हैं, अभी आप देख सकते हैं हमारे इधर एक कीबोर्ड रखा हुआ है, तो ये सर का घर से नहीं है, ये सर को इसी पे एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप जिस भी केवीस में जाएंगे तो आपको इसी तरीके से वही इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे और उसी पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सही सही बोल रहा हूँ सर? जी सर, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं 3-4 इंस्ट्रूमेंट, जैसे तबला, ढोलक, हारमोनियम और स्केल चेंजर जरूरी नहीं है हर जगह मिले, और कीबोर्ड। ये 4 इंस्ट्रूमेंट ऐसे जो आपको हर जगह मिलेंगे। तो इसकी भी तैयारी भी अच्छे से करके जानी बिल्कुल, है इसकी तैयारी करके आपको ज़रूर जानी है। अगर आप वोकल के कैंडिडेट हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाएंगे, वो बजवाते हैं। और अगर आप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं तो आप ये ना सोचें कि हमसे गवा के नहीं देखा जाएगा, वो गवाएंगे भी। डांस आपसे पूछा जा सकता है, मुझसे ही पूछा गया था तो मैंने मना कर दिया था, सर मुझे डांस उतने अच्छे से नहीं आता, तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। ये एक ज़रूरी है, आपको जो नहीं आता उस पर आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है आपको इंटरव्यू में, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके इसी चीज़ का पकड़ लेंगे वो। ठीक है, तो आप कितना झूठ बोल रहे हैं क्या नहीं। जैसे कि सर ने बोला, सर इंस्ट्रूमेंट वाले हैं, लेकिन सर को गाने के लिए बोला, सर ने गा दिया क्योंकि सर को आता था उस पर। लेकिन जब सर को डांस के बारे में पूछा गया, सर ने मना कर दिया क्योंकि वो डांस में उतने माहिर नहीं है। तो सच बोलना ज़रूरी है। और देखिए, सर ने वहाँ पर अगर बोल दिया डांस नहीं आता तो वो सर आज बैठे हैं सिलेक्शन में, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि सर ने सच बोला है और साइकोलॉजिस्ट आपका यही बिहेवियर पकड़ते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आपका बहुत जेन्युइन एक आपने एक क्वेरी सॉल्व किया बच्चों का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, कि जो एक तो सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया और उससे ज़्यादा हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। क्या सर सिलेबस बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे जाते हैं, सिलेबस बेस्ड, या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन जैसे कि जो आपके रिटर्न एग्जाम में आए होते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे गए थे या ऐसे कुछ पूछे जाते हैं? जी बिल्कुल सर, मैंने पहले भी बताया, जैसे कि आपने थ्योरी की तैयारी की है, आपने टायर 1 दिया है, टायर 2 दिया है, तो वहीं से ही सब्जेक्ट से ही, उसी सिलेबस से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं राग वृंदावनी सारंग तैयार करके गया था सर, तो वहाँ पे वृंदावनी सारंग मेरे सिलेबस में था तो उन्होंने अलाउ किया। हो सकता है मैं कुछ और राग करके जाता जो सिलेबस में नहीं होता, तो वो बोल सकते थे कि नहीं आप इस राग को सुनाइए क्योंकि ये आपके सिलेबस में। तो आप बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर कीजिए। अगर सिलेबस से बाहर से कुछ आता है तो वो थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होगा ही, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया। हम मना कर सकते हैं अगर हाँ, उस पर आप बिल्कुल मना कर सकते हैं। वो साइकोलॉजिस्ट जो बैठते हैं वो यही देखते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंस से किसी चीज़ को ना बोल रहे हैं और कितने कॉन्फिडेंस से कोई जवाब दे रहे हैं तो दे रहे हैं, ये मेन होता है। बहुत बढ़िया सर। क्या कोई सर ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जो फंसाने वाले क्वेश्चन, इस तरीके से कि आप उसका किस तरीके से आंसर करते हैं? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है इंटरव्यू पैनल्स में से ट्रिकी क्वेश्चन बहुत सारा पूछे जाते हैं और किस तरीके से आप उसका आंसर करते हैं ये भी नोटिस किया जाता है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपके साथ ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था? हाँ सर, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को, कि मैं तबला बजा रहा था, मुझे उन्होंने तबला बजाने बोला, तो उन्होंने बोला कोई धीर धीर का रेला सुनाएंगे। तो धीर धीर का रेला सर एक मटेरियल होता है हमारे तबले पे, तो मैं वो प्ले किया। तो उन्होंने बोला फिर फर्रुखाबाद घराना का बजाइए, फिर वो बोले कि फिर आप बनारस घराना का बजाइए। तो ये ट्रिकी ऐसा हो गया कि मुझे बोला गया था रेला बजाने के लिए, पर जब मैं रेला बजाया तो वो और डिटेलिंग में उस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे और अलग अलग घराने के बारे में पूछ रहे थे कि कौन से घराने में धीर धीर का हाथ कहाँ प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ये ऐसा होता है कि वो एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर उसको वो घुमा फिरा के ट्रिकी कर देते हैं, वो आपको उस समय समझ में आएगा। और ट्रिकी होगा अगर, लेकिन आपका उसमें स्पेशलाइजेशन है तो आप ट्रिकी क्वेश्चन को ट्रिकी तरीके से आंसर आप कर सकते हैं, जैसे सर ने किया था। प्रिपरेशन मैटर करता है आपका, बिल्कुल। ओके सर। और उसके बाद हम चलते हैं सर, आपने डेमो टीचिंग के बारे में बताया हम और आपने बताया कि किस तरीके से वहाँ पे मैनेज करना है। ठीक है, अगर इन केस अगर आपको बोर्ड पे भेज दिया जाता है, क्योंकि आपके में भी बहुत सारी चीज़ें रहते हैं जो आपको बिना बोर्ड का यूज़ किया आप समझा नहीं सकते हैं। हाँ। कभी कभी बोर्ड का यूज़ करना पड़ जाता है। तो सर बोर्ड वर्क से रिलेटेड आप कुछ बताना चाहेंगे, या आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था या ऐसा कुछ? बिल्कुल, मुझे तो सर ऐसा पर्सनली बोला नहीं गया था बोर्ड वर्क के लिए, लेकिन अगर बोर्ड वर्क के लिए आपको बोला जाए तो आप ज़रूर 1-2 टॉपिक तैयार करके जाएं। एक इंस्ट्रूमेंट की टॉपिक आप तैयार कर लें, जैसे वाद्य वर्गीकरण होता है हमारे में, कैटेगराइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और एक होता है राग से रिलेटेड, कैटेगराइजेशन ऑफ राग, या फिर एक वोकल से आप जो भी आप जिस पे कंफर्टेबल हो वो आप प्रिपेयर करके जाएं। और वहाँ पे बोर्ड पे आप फ्लो चार्ट बना के उनको दिखा सकते हैं। जितना क्रिएटिव आप बनेंगे, जितना क्रिएटिव आप उनको दिखा सकते हैं, वो ज़रूरी है आपके लिए सर। बहुत बढ़िया सर। मतलब
मतलब अब जब आप बोर्ड पे रहेंगे तो किस तरीके से स्टूडेंट्स को एंगेज करेंगे, इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा गया था आपसे? सर वैसे तो क्लासरूम कंट्रोल के बारे में मुझसे पूछा नहीं गया था। वैसे तो म्यूजिक का पीरियड ही इतना इंटरेस्ट होता है कि कोई ज़्यादा बच्चे इधर उधर होते नहीं है, वो अपने आप ही एंगेज रहते हैं सर से। जी लेकिन बिल्कुल। उसके अलावा भी सर, अगर आप ऐसा कुछ बदमाशी कर रहे हो बच्चे, ऐसा कुछ हाँ, क्वेश्चन पूछा गया था आपसे? वैसा तो नहीं पूछा गया था सर हमसे, पर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके लिए प्रिपरेशन आपको करके जानी है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, और मैंडेटरी जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो हमने सारा कवर कर लिया। सर आप हमारे बच्चों को कुछ ऐसे 3 गोल्डन टिप्स बता सकते हैं जो इंटरव्यू के लिए जो सबको तैयार करके जाना है, और किस तरीके से वो डेफिनेटली इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो बेसिक रूल है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है इंटरव्यू के दौरान। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी वहाँ चेक की जाती है। जैसे सर ने बताया कि वहाँ साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, वो पर्सनली इसी चीज़ के लिए आते हैं कि उन्हें देखना है कि बच्चा कितने कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ का जवाब दे रहा है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, जो भी है। तो पहला टिप तो यही है कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। दूसरा टिप जो मेरे साथ हुआ था सर, मैंने इंट्रोडक्शन तैयार करके गया था बहुत अच्छे से। मुझे लगा था कि वो पूछा ही जाता है क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था, लेकिन मुझसे जाते ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया बायोडाटा फॉर्म से। तो आप भी, उस समय मेरे साथ ये हुआ था कि मैं बहुत पैनिक पे चला गया था, क्योंकि जो आप प्रिपेयर करके आए ऑब्वियसली वो नहीं पूछा जाएगा। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है। हाँ, इससे आप सीख सकते हैं कि आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप कुछ प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपसे अगर वो नहीं पूछा जा रहा है तो आपको पैनिक नहीं करना है। आपको सीधा सीधा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे कूद जाना है जो वो पूछ रहे हैं, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर उसी तरीके से जवाब देना है जैसे आप पहले क्वेश्चन को देते हैं। तो सर एक ये बेसिक पहला चीज़ है। तीसरा चीज़ गोल्डन रूल में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपका आउटफिट, जो जैसे हम म्यूज़िक वाले बच्चे हैं, ये ड्रेस कोड से रिलेटेड, हाँ, तो जैसे हम म्यूज़िक वाले बच्चे हैं तो मैंने तो पर्सनली पैजामा कुर्ता पहना था, क्योंकि वो हमारा कल्चर शो करता है और हम इंडियन क्लासिकल को फॉलो करते हैं सर। तो वो हमारा एक तरीके से सभ्यता है और संस्कार है हमारा। बहुत अच्छी बात बोली हाँ सर, ये जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्कुल। सारे जितने भी म्यूजिक वाले हैं उनके सबके लिए। जी, तो आउटफिट पे बहुत ध्यान दीजिएगा। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको कुर्ता पैजामा पहन के जाना है, मैंने पहना हुआ था, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जो फॉर्मल पहन के भी आए थे। तो आप क्या, वो बिल्कुल चॉइस है, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं आगे वाले को। सर बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ बोलना चाहेंगे, जैसे कि ड्रेस कोड और बॉडी लैंग्वेज की सर मैं ये बोलना चाहूँगा, छोटे छोटे एटिकेट्स होते हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे कि आप जैसे पैनल पे एंट्री कर रहे हैं क्लासरूम पे, तो आपको परमिशन लेके अंदर जाना है, बिना पूछे नहीं जाना है। फिर जैसे आप खड़े हैं तो आपको बैठने जब तक नहीं बोला जा रहा है तब तक आपको बैठना नहीं है, और आपको पूछ के बैठना है कि सर मे आई सिट। तो ऐसे छोटे छोटे एटिकेट्स आपको रखने हैं ध्यान में, ये आपके बॉडी लैंग्वेज को और कॉन्फिडेंट बताएंगे। सर एक चीज़ जो कि बहुत, ये मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि इंटरव्यू सर बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, बहुत लोग घबरा जाते हैं। जी, क्या इंटरव्यू मैनेजेबल है सर? हम क्या मैनेज कर सकते हैं उस चीज़ को? बिल्कुल। सबसे पहले समझने वाली बात तो ये है कि इंटरव्यू जो क्रैक कर लेते हैं वो कोई बाहर से नहीं आए होते, वो भी हमारे जैसे ही होते हैं, और डेफिनेटली वो मैनेजेबल है, आप बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। प्रिपरेशन के ऊपर है सर सारा चीज़। अगर आप प्रिपेयर्ड होंगे, वेल प्रिपेयर्ड जाएंगे बिल्कुल, तो आप कॉन्फिडेंट आगे दिखेंगे और आप बिल्कुल मैनेज कर जाएंगे। आपने ग्रेजुएशन किया है, आपका सब्जेक्ट है, आपको बिल्कुल नहीं डरना है ना, कॉन्फिडेंटली। जी, एक्सपर्ट हैं, और आगे जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो आपको डराने धमकाने नहीं बैठे हैं, वो आपसे सिर्फ आपका रियलिटी चेक ले रहे हैं कि आपको कितना नॉलेज है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही जवाब ये, और यही आप सबको भी फॉलो करना है। उतना कोई टफ नहीं रहता वहाँ पे, जस्ट आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेस कोड, आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, यही सब आपका चेक होता है। देन उसके बाद सर क्या जो एक है, एक एवरेज स्टूडेंट जो बोलता है अपने आप को मानता है कि मैं पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ, मैं उतना ज़्यादा फेस नहीं कर सकता, क्या वो ये इंटरव्यू एवरेज स्टूडेंट के लिए क्या वो क्लियर कर सकता है ये इंटरव्यू, एक एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद? जी, वैसे तो मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के क्वेरी रहते हैं जी, जो फेस नहीं कर पाते हैं। वैसे तो मैं भी बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ, वो आपको भी दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको बिल्कुल फ्रेंडली तो मैं भी नहीं। हाँ जी, तो लेकिन फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें करते करते ही होती है सही। अब आज हम ऐसे हैं, कल 4 वीडियो बनाने के बाद हम और इसमें डेवलप होंगे, तो आपको भी डरना नहीं है। प्रैक्टिस से ही सब प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, आपने सुना ही है, तो वही है सर। जैसे कि प्रैक्टिस से ही आपका सब होगा, ये नहीं कि आप इंटरव्यू आपका कल है तो और आप आज तैयारी करके जा रहे हैं। आपको जितने भी दिन मिल रहे हैं आप इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करने हैं।
बहुत बहुत फिर से आपका धन्यवाद सर। तो इसी तरीके से और भी इंटरव्यू से रिलेटेड टिप्स और ऐसे लाइव एक्सपीरियंस को जानने के लिए और इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए आने वाले टाइम में और वीडियोस में लाऊंगा अलग अलग सब्जेक्ट से। अगर इसी तरीके से और भी वीडियोस से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड हो इंटरव्यू से रिलेटेड किसी और चीज़ से भी रिलेटेड आपको सबसे पहले उसका पता चल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ, किसी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।